तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29। बुक है हमारी डी के गोयल 10+2 की सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें खजुराहो लिमिटेड के बैलेंस शीट दी हुई हैं 2015 और 2016 की। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी फाइंड आउट करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी। क्लियर? पूरा कैश फ्लो अभी भी नहीं पूछ रहे हैं, ये धीरे धीरे आपको सिखा रही हैं। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना। अब दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं और नेक्स्ट आगे चल के कुछ क्वेश्चनों बाद सबका कंबाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूछेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 2015 में 20 लाख थी, 2016 में बढ़कर 30 लाख हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज हुई है 10 लाख। तो ये इशू हुई है, इसका मतलब कैपिटल नहीं। क्लियर? जो इससे पैसा आया होगा हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहाँ पर? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो 2 लाख की थी, 1 लाख की रह गई। इसका मतलब इसको ये कम हो गई 1 लाख से। 1 लाख क्या है, रिडम्पशन की है, रिडीम कर दिया ये शेयर हमने। ठीक है, मतलब पैसा जो है वापस कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें पहले कुछ नहीं था, अब जो 95,000 हो गया है। तो इसका मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ नई इशू करी हैं उस सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया होगा। उससे आगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंज आया है वो 4 लाख से 8 लाख रुपए हो गया। तो कहने का मतलब कि इस साल 8 लाख रुपए प्रॉफिट है हमारा, लेकिन ये प्रॉफिट बिल्कुल लास्ट वाला है। ठीक है, हमें चाहिए होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। तो आगे चल के डिस्कस करते हैं उसकी। 10% डिवेंचर्स भी हैं, पिछले साल भी 10 लाख के थे और अब भी वो 10 लाख के ही हैं। क्लियर? उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 16 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, 31 मार्च 2016 को बिल्कुल लास्ट में इशू की हैं फ्रेश इक्विटी, और वो करी हैं 10% प्रीमियम पे। वो कहने का क्या मतलब है, पिछले पेज पे देखो, इशू कितने की है सिक्योरिटीज़, 10 लाख की, लेकिन ये 10% प्रीमियम पर है। 10% प्रीमियम का मतलब इसके अंदर प्लस 10% प्रीमियम और जुड़ेगा। ठीक है, तो 10% का मतलब 1 लाख रुपया। टोटल हमें कंपनी को कितना मिलेगा, 11 लाख रुपया जो कैश होगा वो इनफ्लो होने वाला है कंपनी के अंदर, और ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर? तो जी 11 लाख रुपए लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, हम देख ही लेते हैं सीधा बुक्स के अंदर से। ठीक है, जी लिख दिया इन्होंने 11 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो सीधा कैपिटल का और 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का, और ये इक्विटी शेयर से प्रोसीडिंग आई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8%। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि जिस साल, देखो एक तो प्रपोज डिविडेंड होता है। प्रपोज डिविडेंड तो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया जाता है, और वो नेक्स्ट ईयर जो होता है, यानी कि हमारा जो करंट ईयर में उसको पे किया जाता है पेमेंट। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड की एंट्री करंट ईयर में दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और जो करंट ईयर का डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। तो इसकी एंट्री करंट ईयर वाले की दिखाते नहीं। लेकिन जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, तो इंटरिम डिविडेंड होता है कि आंतरिक तौर पे वैसे ही जब कंपनी कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली हमें प्रॉफिट तो होने वाला है और हम डिविडेंड बांटना ही बांटना है, तो फिर कॉन्सेप्ट आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का।
तो इंटरिम डिविडेंड क्या है, जिस साल ये राइज होता है उसी साल पेमेंट करते हैं इसकी। तो कहने का मतलब है करंट ईयर में ही ये अनाउंस किया जाता है, उस करंट ईयर में ही पेमेंट हो जाती है। तो जो करंट ईयर का जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी हम पेमेंट दिखाएंगे। लेकिन ये डिविडेंड कौन सा है, इक्विटी पे है या प्रेफरेंस पे? ये है इक्विटी शेयर्स पे। लेकिन हमें प्रेफरेंस शेयर की एक फीचर हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर को हमेशा प्रेफर किया जाएगा डिविडेंड के लिए भी, और अगर कंपनी बंद होती है तो जो कैपिटल का जो अमाउंट उसकी रीपेमेंट करनी है, रिडम्पशन करनी है, उसके लिए भी। कहने का मतलब है कि इक्विटी शेयर्स का राइट बिल्कुल लास्ट में आता है। इक्विटी शेयर्स से पहले खड़े होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जहाँ पर जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिक्लेयर किया होगा। कौन सा? इंटरिम वाला। ठीक है, तो ये चीज़ देखो हिडन इन्फॉर्मेशन है ये, इसको इग्नोर नहीं करना। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अगर डिक्लेयर करेंगे तब ही इक्विटी को दे सकते हैं, अदरवाइज दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो जहाँ पर क्या होगा, डिविडेंड देंगे हम प्रेफरेंस को भी इक्विटी को भी। तो इक्विटी शेयर है कितने के, पिछले पेज पे देखते हैं। इक्विटी शेयर्स पहले हमारे 20 लाख के थे, ठीक है, ये 20 लाख के थे, और उसके बाद ये 30 लाख हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 20 लाख पे डिविडेंड देंगे, क्योंकि ये बाद वाला तो लास्ट में रिडीम या इशू है, हम मान लेते हैं कि लास्ट में किया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 8% डिविडेंड कितना हो गया, 20 लाख का 8% डिविडेंड, हाँ, ये 1,60,000 हो गया। तो ये पेमेंट दिखा देंगे 1,60,000, ये देख ही लेते हैं क्वेश्चन में हम डायरेक्टली। 1,60,000 की पेमेंट होगी, किस चीज़ की, डिविडेंड। अच्छा, जहाँ पर फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ हो तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया हुआ दूसरी कंपनी में, तभी वो कंपनी हमें शेयर दे रखी है। लेकिन कंपनी जब खुद इक्विटी शेयर इशू करती है तो वो फाइनेंस इकट्ठा कर रही होती है, तो कंपनी के खुद के जो शेयर होते हैं इशू किए, वो उनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जो कंपनी खुद डिविडेंड पे करती है वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लिखते हैं हम। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। और इसके साथ ही जो इक्विटी डिविडेंड का तो हमने लिख दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी लिखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, 2 लाख शेयर होल्डर, 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख पे प्रेफरेंस, इसको गलती से 8% ना लिख देना, प्रेफरेंस की जो रेट है वो साथ में लिखी होती है। जी 10% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% का मतलब डिविडेंड इनको 10% मिलने वाला है। 10% कितना हो गया, 20,000 रुपया। 20,000 ये पेमेंट दिखा देंगे साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, ठीक है, एज डिविडेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 30th March 16 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो प्रीमियम है 5%। प्रीमियम कब, रिडम्पशन पे। रिडम्पशन पे जब कंपनी प्रीमियम करती है तो कहने का मतलब है कि 100 रुपये का अगर शेयर है तो हम कितने में बेच रहे हैं, 105 में। 5% का मतलब 100 के पीछे 5 फालतू दे रहे हैं। तो जो प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है ये कंपनी के लिए घाटा होता है, एक तरह का, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, जो इशू ऑफ शेयर पे प्रीमियम होता है जो कंपनी को फ़ायदा होता है, क्योंकि 100 का शेयर 110 में बिक रहा है। तो ये क्या किया है उन्होंने, उसके बाद 5% प्रीमियम और रिडम्पशन बाद चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 5% प्रीमियम होगा ये हमने कहाँ से काट लिया, ये काट लिया जो फ्रेश प्रीमियम मिला है, फ्रेश इक्विटी शेयर पे प्रीमियम मिला है उसमें से काटा है।
तो फ्रेश कितना मिला था, वो हमें मिला था 1 लाख। तो कहने का मतलब है कि जो 5% प्रीमियम ऑन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो इस 1 लाख में से काट लिया इन्होंने। और वो है कितना प्रीमियम, देखो 2 लाख की थी, 1 लाख रह गया, तो यानी कि पेमेंट कितने की 1 लाख की। अब 1 लाख पे 5% 5,000 हो गया, तो 5,000 रुपया कहाँ से काटेंगे, प्रीमियम अकाउंट से, ये जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये इसीलिए देखो ये सिर्फ 95,000 रह गया। मतलब आया कितना था, ये हमने कैलकुलेट करके देखा था 1 लाख रुपया, मिला तो 1 लाख था प्रीमियम, रह 95 कैसे गया बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब जो 1 लाख था ना, उसमें से ये 5,000 हमने राइट ऑफ कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रीमियम, तो ये सिर्फ 95 बचा। तो आगे देखते हैं, पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं सारे। लेकिन बैलेंस शीट में ध्यान करो, ये जो डिवेंचर्स हैं 10%, इसका मतलब इनको तो ब्याज देना ही होता है ना। देखो हम तो डिविडेंड भी दे रहे हैं इंटरिम, तो ब्याज तो हर हाल में दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो 10 लाख पे 10% 1 लाख रुपया, इसकी पेमेंट भी हम दिखा दें 1 लाख। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो निकालते हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम प्लस कर देते हैं इसको वापस। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जितने भी रिजर्व ट्रांसफ़र किए, जितना भी डिविडेंड वगैरह दिया। तो हमारा प्रॉफिट था 8 लाख से हो गया था जी 4 लाख से हो गया था जी 8 लाख। यानी कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना ट्रांसफ़र हुआ, ये नेट 4 लाख, ठीक है। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते, इस 4 लाख में प्लस करेंगे अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, रिजर्व में किया नहीं तो वो नहीं किया, ठीक है। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो वो भी ऐड करेंगे। डिविडेंड दोनों प्रकार का ऐड कर दिया, 20,000 प्रेफरेंस का, 160 इक्विटी का। तो टोटल ये 8,50,000 क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जहाँ से क्वेश्चन शुरू होने वाला है, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होगी जहाँ से शुरू होगी, 5,80,000 रुपया क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है, तो जी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होने के कारण हम ऐड करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 680। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया 6,80,000, और फाइनेंसिंग से कितना आया, वो सबका टोटल करके देखेंगे तो 7,15,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन ये मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियोस देखते रहो और आपको बात समझ भी आ जाए लेकिन आप प्रैक्टिस ना करो। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, जितने भी इलस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ, जैसे आज इलस्ट्रेशन 29 अपलोड हुआ, तो उसके बाद आपने सुनने के बाद खुद अनसोल्ड क्वेश्चन जो है 29 खुद निकाल के देखना है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्ज़ाम में वो सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज़ आपको सिर्फ वहम हो जाएगा कि हमें लेक्चर समझ आ गया और हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो सकते। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सोल्व कर लें। और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो उतने मार्क्स आपके पक्के होंगे एग्ज़ाम में। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू।